इसके पहले कक्षा में, पहले वीडियो में हमने आपको बताया है विद्युत धाराओं का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में दिशा के नियम या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का नियम हमने इसके पहले आपको बताया था। आज आप सबको बताने जा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आप 12वीं कक्षा के लिए आप लोग के लिए इस स्तर तक दो नियम दिए हुए हैं। पहला है दियो-सावर्त का नियम तथा दूसरा है एम्पीयर का नियम। यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से यहाँ दो नियम हैं, जिसमें पहला है बायो-सेवर्ट का नियम तथा दूसरा एम्पीयर का नियम। इसमें बायो-सेवर्ट का नियम आज आप सबको हम स्पष्ट कराने जा रहे हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के संबंध में एक चालक की परिकल्पना बायो-सावर्ट नाम के वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक अलग अलग बियो तथा सावर्ट नाम के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से किया था। पहला, एक चालक हमने एक्स और वाई की परिकल्पना यहाँ की है, जिस पर एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है तथा इस चालक की अल्पांश लंबाई यहाँ डीएल है। चालक की अल्पांश लंबाई डीएल है और इस डीएल के कारण एक बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो एक सदिश राशि है यानी डीवी वेक्टर है, जिसकी स्थिति सदिश आर वेक्टर है तथा जो चालक के स्पर्श रेखा टेंजेंट के साथ थीटा कोण अंतरित करता है। इसी चीज को हमने यहाँ भाषाई रूप में लिखा है कि माना कि एक्स वाई एक चालक जिससे प्रवाहित हो रही धारा आई और अल्पांश लंबाई डीएल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीवी वेक्टर जिससे स्थिति सदिश आर वेक्टर। यानी हमारे पास यहाँ फिजिकल क्वांटिटी के रूप में एक प्रवाहित धारा आई, अल्पांश लंबाई डीएल, कोण थीटा तथा स्थिति सदिश आर वेक्टर, ये चार अलग अलग क्वांटिटी प्राप्त हो रहे हैं जिनको संबद्ध करना है डीवी वेक्टर से। इस संदर्भ में दियो-सावर्ट ने इन चारों भौतिक राशियों को डीवी वेक्टर से संबद्ध करके चार नियम दिया। पहला, चुंबकीय क्षेत्र डीवी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र डीवी वेक्टर प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र डीवी वेक्टर जो है वो प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है, अर्थात गणितीय रूप से इसको लिखेंगे डीवी वेक्टर समानुपाती आई। वहीं दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र डीवी वेक्टर अल्पांश लंबाई डीएल के समानुपाती होता है, अर्थात डीवी वेक्टर समानुपाती डीएल, डीवी वेक्टर समानुपाती डीएल। तीसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र डीवी वेक्टर कोण थीटा की जया साइन, जया मतलब साइन के समानुपाती होता है, अर्थात डीवी वेक्टर समानुपाती साइन थीटा। वहीं चुंबकीय क्षेत्र डीवी वेक्टर की स्थिति सदिश जो है बाबू यानी आर वेक्टर जो है, यहाँ आर वेक्टर है के परिमाण, एक शब्द यहाँ आ गया आर वेक्टर का परिमाण। आर वेक्टर का परिमाण का मतलब आर यानी इसकी लंबाई, किसी सदिश की लंबाई को सदिश का परिमाण करते हैं। के परिमाण के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जब व्युत्क्रमानुपाती दे दिया तो डीवी वेक्टर व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब देखिए वो हमारे पास चार क्वांटिटी था, एक प्रवाहित धारा आई, दूसरा अल्पांश लंबाई डीएल, तीसरा स्थिति सदिश आर वेक्टर तथा चौथा कोण थीटा, जिसमें ये तीन समानुपाती हैं। आई, डीएल और थीटा डीवी वेक्टर के समानुपाती है, वही दूरी जो है आर वेक्टर स्थिति सदिश के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी ये तीन राशियां सदिश है और तीन राशियां समानुपाती है और एक राशि व्युत्क्रमानुपाती है। जब इन्हें मर्ज करेंगे तो इस स्थिति में डीवी वेक्टर समानुपाती आई डीएल साइन थीटा, जो समानुपाती है वो ऊपर रहेगा और व्युत्क्रमानुपाती नीचे रख देंगे। और आपको पहले से पता है कि ये समानुपाती या वाइरेजेंस का चिन्ह हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं और वह कांस्टेंट के होगा, जहां के एक नियतांक है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि ये चालक किस माध्यम में स्थित है, यानी चालक के माध्यम के अनुरूप के मान में भी परिवर्तन होगा। तो निर्वात के लिए यहाँ k बराबर μ0/4 पाई t इस्लाम मीटर पर एम्पियर होता है। यानी निर्वात के लिए k का मान μ0/4 पाई t इस्लाम मीटर पर एम्पियर होता है। यहाँ μ0 का अर्थ होता है निर्वात की चुंबकशीलता, जो प्रारंभिक दौर में हमने आपको μ0 और ε0 का संयुक्त रूप का संबंध, जो प्रकाश के वेग c से संबंध दिखाया था, उस आधार पर अगर आप चाहेंगे तो इस मान का निर्धारण भी कर सकते हैं, जिसका मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷ t इस्लाम मीटर पर एम्पियर होता है।
अब यहां जब हमारे पास आ गया वो, पहले एक नंबर एक लाइन में याद करो, चार राशियां हैं। पहले एक प्रवाहित धारा आई, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र डीवी वेक्टर, तीसरा कोण की जया साइन थीटा और चौथा स्थित सदिश आर वेक्टर, जिसमें तीन समानुपाती है, यानी प्रवाहित धारा समानुपाती है, इसके अलावा अंश लंबाई समानुपाती है तथा कोण की जया साइन थीटा समानुपाती है। वही सिर्फ एक स्थित सदिश या यूं कह ले दूरी या ये टेंजेंट के साथ जो बिंदु P की दूरी यानी R जो है वो केवल व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब इनको मिलाएंगे तो समानुपाती तीनों राशियां ऊपर और व्युत्क्रमानुपाती की एक राशि नीचे आ जाएंगे, और वह एक कांस्टेंट से कंपेयर करने के बाद समानुपाती जो होगा वो बराबर में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर में बदल जाएगा। और ये जो कांस्टेंट है वो निर्वात के लिए μ0/4π मीटर/एम्पियर रखा जाता है, जहां निर्वात की चुंबकशीलता ये μ0 का मान 4π×10⁻⁷ है, टेस्ला मीटर/एम्पियर होता है। अब इसको k के जगह पर μ0/4π अगर रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास नियम आ जाता है वो d वेक्टर बराबर μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर। यही नियम बियो-सावर्त का नियम कहलाता है। यही बियो-सावर्त का नियम है, जिसको वेक्टर रूप से, सदिश रूप से याद रखिए। ये जगह हमने आपको स्पष्ट कराने के लिए ही रखा है, यानी dv वेक्टर बराबर हो जाएगा सदिश रूप का मतलब ये हुआ कि μ0/4π और आइडियल साइन थीटा अब बटा ये आर स्क्वायर है, तो ऊपर भी आर वेक्टर से गुना कीजिए और नीचे भी आर वेक्टर से गुना कीजिए। तो इस स्थिति में चूंकि μ0/4π और ये अदिश राशि है तो यहां हो जाएगा dl, अल्पांश लंबाई सदिश है, dl r और ये साइन थीटा, dl r और ये साइन थीटा, ये मापांक से इसके गुणा करेंगे और अंत में यहां हो जाएगा r3। चूंकि r वेक्टर मॉड का अर्थ r ही है, तो यहां हो जाएगा जब ये r3 होगा तब μ0/4π, और आपको पता है कि dl वेक्टर है और r भी वेक्टर है, और साइन अगर है तो वहां क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, यानी क्रॉस, अगर क्रॉस रहता तो डॉट, ये आपको पहले ही हमने आपको बताया है। तो इसका मतलब कि dl वेक्टर का निशान पड़ेगा और इस पर क्रॉस आएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा जब रहेगा तो क्रॉस का सिंबल डालते हैं और कॉस थीटा रहने पर डॉट का सिंबल डालते हैं। तो यहां हो जाएगा r वेक्टर बटा r3। इस आधार पर इसका वेक्टर फॉर्म लिख लिया जाता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में dl और r पर वेक्टर हो जाता है और साइन थीटा सदिश के सदिश गुणनफल के नियम से यहां ओमिट हो जाएगा और यहां नीचे r3 होगा। वहीं अगर किसी पूर्ण चाल, चूंकि वो आप सबको पता है कि यहाँ dv वेक्टर भी अल्पांश रूप में है और dl वेक्टर भी अल्पांश रूप में है, लेकिन आपको शुरुआती दौर में हमने लिखा कि चुंबकीय क्षेत्र v वेक्टर ज्ञात करने का नियम, यानी किसी चालक का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना होगा तो याद रखिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी समाकलित कर देते हैं, और समाकलित करने के बाद इसका लिमिट जो होगा इस चालक की लंबाई x और y, यानी हायर और लोअर, ऊपर y लिखा हुआ है और नीचे x लिखा है, तो ये y और x यानी हायर और लोअर लिमिट के रूप में इसकी संपूर्ण लंबाई को रखकर जब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो इस स्थिति में किसी चालक की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो जाता है। यानी ये हमने ओस्टेड के नियम से जाना कि जब धारा का प्रवाह होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसके बाद हमने नियम जाना कि मैक्सवेल का नियम कि अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसकी दिशा क्या होगी, और आज अब हम लोग जान रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसका परिमाण कितना होगा। इस संदर्भ में दो नियम आपको पढ़ने हैं, एक पहला नियम बियो-सावर्त का नियम जो आज हमने आपको बताया है, और दूसरा एम्पियर का नियम। हालांकि इसके बाद बियो-सावर्त नियम का अनुप्रयोग बताएंगे, उसके बाद एम्पियर का नियम बताकर पुनः एक दूसरे से संबद्ध पदों का अध्ययन हम लोग करेंगे। फिलहाल आज इतना ही।